आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें सुल्तान और उनके समय के विद्रोहकर्ता का नाम दिया गया है। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन है, क्योंकि सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज खिलजी या फिर बलबन। तो इसको सुमेलित करना है कि कौन सा विद्रोह, किस विद्रोही कर्ता ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया। तो इसका सही जो आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हाजी मौला ने विद्रोह किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में पृथु का विद्रोह हुआ था। फिरोज खिलजी के शासनकाल में सीदी मौला का विद्रोह हुआ था और बलबन के समय मेवातियों ने विद्रोह किया था। तो इस प्रकार सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर। अगला प्रश्न है, नूरजहां गुट यानी जुनता दल में कौन से लोग शामिल थे? मिर्जा ग्यास बेग, अस्मत बेगम, आसफ खां और शहजादा खुर्रम। तो इसका सही जो आंसर है, कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर सभी चारों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सभी चारों। ठीक है। मिर्जा ग्यास बेग जो था और नूरजहां के पिता थे। अस्मत बेगम नूरजहां की मां थी। आसफ खां नूरजहां का भाई था और शहजादा खुर्रम जो था वो आसफ खां का दामाद था, यानी मुमताज महल का पिता था। ठीक है। और मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अगला प्रश्न है, पिंडारियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कि इसका प्रथम उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल से ये अवैतनिक रूप में मराठों की ओर से लड़ते थे, जो केवल लूट में अपना भाग लेते थे। ये हिंदू धर्मावलंबी थे और जॉन मेलकम ने इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपाधि दी थी। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि ये हिंदू धर्मावलंबी थे। क्योंकि पिंडारी जो थे वो किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं थे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनके दल में शामिल होते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कुल भरत कुल, जिसके नाम पर संपूर्ण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, किन दो नदियों के बीच निवास करता था? सरस्वती और यमुना, गंगा और काबुल, झेलम और सिंधु, सतलज और रावी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सरस्वती और यमुना नदियों के बीच है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक भारत काल के राजनीतिक ढांचे पर विचार करते हुए कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? पहला है कि कुल सबसे छोटी इकाई थी, इसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, जो कई कुलों के समूह से मिलकर बना था। विष जन से बड़ा होता था और जनों के संदर्भ में हमें पंच जना, यदव जना और भरत जना का उल्लेख मिलता है। राष्ट्र आमतौर पर छोटे छोटे राज्य थे, जिनका शासक राजन कहलाता था। तो कौन सा जो है वो सही है? नहीं है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि जन जो थी वो विश्व से बड़ी इकाई थी। ठीक है। जन जो थी वो विश्व से बड़ी इकाई थी। ठीक है। अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले कुल आता था, कुल के बाद ग्राम आता था। ठीक है। ग्राम के बाद विष आता था और विष के बाद जन आता था और जन के बाद जो है वो राष्ट्र आता था। तो अगर बढ़ते क्रम में आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र आते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ऋग्वेद में सोने के आभूषणों का उल्लेख है
और उसमें सोने के आभूषणों को हिरण्य कहते थे। ऋग्वेद में अयस शब्द का सामान्य रूप से धातुओं के लिए किए गया है, जिससे पात्र बनाए जाते थे। तीसरा, अथर्ववेद में हमें लोहित अयस और श्याम अयस का उल्लेख मिलता है, जिनकी पहचान तांबे और लोहे के रूप में की गई। और चौथा है, ऋग्वेद में गोफन और गुलेल जैसे पत्थर के औजारों का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके चारों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। और डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि ब्राह्मण ग्रंथ गद्य के रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आर्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है। और कठ और मुंडक जो हैं वो सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि कठ और मुंडक उपनिषद सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण। यही गलत है, क्योंकि दो सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों में एक आता है छांदोग्य और दूसरा आता है बृहदारण्यक। ये आते हैं, और बाकी जो हैं सही सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन राजव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि राजा को देवी उत्पत्ति की प्रतिष्ठा दी जाने लगी थी और अब उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। राजतंत्र ने अपने शुद्ध नींव पर स्थापित कर लिया और अब उसकी सत्ता अब निरंकुश हो गई थी। सभा और समिति राजा की तानाशाही पर अंकुश रखती थी। और चौथा है, संपूर्ण राज्य को एक न्यास और राजा को उसका न्यासी माना जाता था। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि राजतंत्र ने अपने आप को शुद्ध नींव पर स्थापित कर लिया था और उसकी सत्ता निरंकुश हो गई थी। यही कथन जो गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन में राजा की सत्ता निरंकुश नहीं थी, उस पर कई प्रकार से परिसीमाएं लगी थी। राजा इसी शर्त के साथ पद पर ग्रहण करता था कि वह प्रजा की भलाई को और उसकी प्रगति के लिए काम करेगा। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है? कि यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। उसी दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ। इसके बाद आंदोलन के प्रतिनिधि आंदोलन के विस्तार के लिए पूरे प्रांत में फैल गए। और दूसरा है, आरंभ में आंदोलन के प्रमुखतम नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे वामपंथी नेता थे, परंतु बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न है, क्रांति प्रसूता मैडम भीकाजी कामा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कि मैडम कामा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में की। कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया। 1907 में फ्रांस के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराया। और चौथा है, 13 अगस्त 1936 को मैडम कामा ने मुंबई में अंतिम सांस ली। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? सही नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जो है यही सही नहीं है, क्योंकि 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ना कि फ्रांस के स्टुटगार्ट में, उन्होंने पहला झंडा फहराया था। अगर वंदे मातरम और मदन तलवार की बात की जाए तो
मैडम कामा ने मदन लाल धिंगरा की याद में, मैडम भिकाजी कामा ने मदन लाल धिंगरा की याद में मदन तलवार क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन 1909 में उन्होंने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? कम विस्फोटक होना मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता है और शील्ड ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट होता है। सभी ज्वालामुखियों में मिश्रित ज्वालामुखी पृथ्वी का सबसे विशाल ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी कुंड पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भूकंपी तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि धरातली तरंगे, जिन्हें लंबी तरंगे कहते हैं, पृथ्वी के धरातल पर कम जानमाल का नुकसान करती हैं। द्वितीयक तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो तरल माध्यम से नहीं गुजरती हैं। द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजरती हैं। और चौथा है, प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य होती हैं जो सभी माध्यम से गुजर सकती हैं। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के भाग अनुदैर्घ्य होती है, सभी माध्यम से गुजर सकती है। यही कथन जो है सत्य नहीं है। सॉरी, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, सही इसका है ए ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन इसका सही है क्योंकि धरातली तरंगे, जिन्हें लंबी तरंगे कहते हैं, पृथ्वी के धरातल पर कम जान माल का नुकसान करती हैं, जबकि यही गलत है क्योंकि धरातली तरंगे कम आवर्ती वाली तरंगदैर्घ्य की मानी जाती हैं। पृथ्वी पर अधिकतर जान माल का नुकसान इन्हीं तरंगों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं एरेटे, एस्कर, स्नाउट, रिपिल। तो कौन सा सही है? केवल एक और दो, सभी चारों, या फिर 1, 2, 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। ठीक है, ये तीनों जो हैं 1, 2, 3 सही हैं। और रिपिल जो है, भू आकृति जो है, रिपिल जो है ये पवन क्रिया से निर्मित होती हैं और ये मरुस्थल सागरों के तट पर छोटे छोटे लहरदार निक्षेप हैं जो देखने में सुंदर लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, धरातली तापमान विलोमता के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक नहीं है? सर्दी के मौसम की लंबी रातें, मेघ विहीन स्वच्छ आकाश, शांत वायुमंडल या मंद वायु प्रचालन, या बर्फ विहीन धरातल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बर्फ विहीन धरातल। तो ये थे हमारे आज के कुछ सामान्य प्रश्न।